हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का जो हमारा लेसन 5th चल रहा है उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। हमारे लेसन का नाम है कपड़े हमारे आसपास, फैब्रिक्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे एजुकेशनल वीडियोस को पसंद किया। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मुझे आगे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। बट मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप जल्दबाजी ना करके आप जो जो भी वीडियो है उसको अच्छे से सुनेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा 11th क्लास में समझेंगे आपके 12th की कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आपके मोटिवेशन के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था, जो हमने पार्ट फर्स्ट किया था उसमें हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा। हमने यार्न किसे कहते हैं, तंतु किसे कहते हैं, कपड़ा किस प्रकार बनाया जाता है, वस्त्र रेशों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा जिसका हमने क्लासिफिकेशन किया था सेलुलोजिक रेशे, प्रोटीन रेशे, खनिज रेशे और प्राकृतिक रबड़। आज हम मानव निर्मित या विनिर्मित रेशा किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव निर्मित यानी कि नाम से ही पता चल रहा है मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका निर्माण किया है, और विनिर्मित जिन्हें कि पुनः अपने आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। तो वे रेशे जिनके उत्पादन के दौरान उनकी भौतिक यानी उनकी फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके गुणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जिस प्रकार के रेशों की आवश्यकता होती है उस प्रकार उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि हमें वाटरप्रूफ फैब्रिक चाहिए तो उस प्रकार उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन करके रेशों को आवश्यकता अनुसार और उसके गुणों को बढ़ा के उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। इन रेशों को क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशे कहते हैं। रेयान पहला मानव निर्मित रेशा था जिसका वाणिज्य स्तर पर 1895 में उत्पादन शुरू किया गया था। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि मानव निर्मित रेशा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ जब मेरा वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी और पेन लेके बैठा करें, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन होता है उसको तो मैं लिख देती हूँ, पर इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जिसका स्टूडेंट्स बहुत डिमांड कर रहे हैं कि वीडियोज में अलग से क्वेश्चन होने चाहिए। पर मैं जहाँ पे भी क्वेश्चन आता है उसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप अपने साथ क्वेश्चन बना लिया करें, आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें और जो भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो लाइन लिख लिया करें। वैसे तो आपको ये पूरा ही नोट्स बनाने हैं, पर फिर भी आप साथ साथ क्वेश्चन फॉर्मेट कर लिया करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया जो कि मैंने ऊपर भी लिखा है। सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा था। तो पहला मानव निर्मित रेशा था रेयान, और इसका उत्पादन कब से शुरू किया गया 1895 में इसका उत्पादन शुरू किया गया। और जबकि अन्य मानव निर्मित रेशों का उत्पादन 20वीं सदी के दौरान शुरू किया गया था। मानव निर्मित रेशों के शुरुआती दौर में गैर तंतुमय सामग्री को तंतुमय के रूप में परिवर्तित करके विनिर्मित रेशों को बनाया गया। ये मुख्यतः सेलुलोजिक पदार्थ जैसे कपास अपशिष्ट, लकड़ी की लुगदी आदि का प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे रेशे को पूरी तरह रसायन के उपयोग से बनाया जाने लगा। अब इसमें क्या होता था कि जो प्राकृतिक रूप से जितने भी अपशिष्ट बचते थे ना, जैसे कॉटन, जब सूती वस्त्र बनाया जाता था तो उससे जो बची हुई कॉटन होती थी, और जो लकड़ी, जो भी प्राकृतिक रूप से रेशे प्राप्त होते थे लकड़ी से, तो वो उनकी उसकी जो लकड़ी की लुगदी होती थी उसको और कपास के अपशिष्ट को मिलाकर नए तरीके से प्रयोग किया जाने लगा। फिर उसमें कुछ केमिकल्स का यूज किया जाने लगा और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार रेशों की भौतिक और रासायनिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। अब आवश्यकता अनुसार जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से रेशे तैयार किए जाते हैं। जैसे आपने कॉट्स वूल देखा, तो
उसमें एक कॉटन का रेशा और एक वूल का रेशा दोनों को सम्मिलित करके बनाया जाता है, जो कि सर्दियों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यह रीजनेबल रेट पे उपलब्ध होता है और यह ऊन से सस्ता रहता है। तो जैसे जैसे मानव की को आवश्यकता हुई, उसने अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन किया और इस प्रकार के रेशों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित या विनिर्मित रेशा कहते हैं। अब रेशम का जो कीड़ा है जो शहतूत के पत्ते खाता है, उसे पचाता है और अपनी तंतु ग्रंथियों, दो छिद्र जो होते हैं उनमें से तरल पदार्थ उगलता है। ठोस जो ठोस होने पर रेशम का तंतु यानी फिलामेंट कोकून बन जाता है। इस प्रकार सेलुलोज पदार्थ के पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित करना संभव है। मनुष्य को मन ने जब देखा कि रेशम के कीड़े से जो लार्वा निकल रहा था, जो तंतु निकल रहा था, वो जैसे ही बाहर थोड़े समय तक वातावरण में रहता है और वो ठोस अवस्था में आ जाता है और उसका उपयोग धीरे धीरे रेशे का निर्माण के रूप में किया जाने लगा। तो यह जो परिवर्तन था, अब उसमें मनुष्य ने खुद ने अपने आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने प्रारंभ कर दिए। अतः काफी लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम अथवा केवल कलात्मक आर्ट रेशम कहा जाता था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मानव निर्मित रेशा बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो मैन मेड फाइबर्स है उसे किस प्रोसेस से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जब मैन मेड फाइबर्स बनाए जाते हैं तो उसमें ठोस कच्चे माल को विशिष्ट सघनता स्पेसिफिक विस्कोसिटी के रूप में के तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले जो मटेरियल है उसको ठोस रूप में रखा जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है, ताप दिया जाता है और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उचित सॉल्यूशन बना के और ये मिश्रण तैयार किया जाता है। और अब ये जो मिश्रण होता है उसे ये तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम चक्रण घोल यानी स्पिनिंग सॉल्यूशन कहते हैं। फिर इस घोल को स्पिनरेट एक बहुत छोटे छेद वाली थिम्बल आकार की नोजल में डाला जाता है। घोल को इस स्पिनर रेट के माध्यम से दाब के साथ निकाला जाता है। स्पिनरेट से निकलते ही रेशा तरल रूप में जमकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे इसे बहुत प्रेशर के साथ निकाला जाता है। पहले ये लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर यह पहले ठोस अवस्था में होता है, फिर उसे ताप दिया जाता है, फिर ये तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पर बाहर आने के बाद फिर से उसे वापस से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, सुखा लिया जाता है, इसलिए इसमें इसे कूलिंग किया जाता है। रेशा तरल रूप में जमकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है अथवा पतले तंतुओं के रूप में जम जाता है। जब यह तंतु ठोस हो जाते हैं तब इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है और अधिक सूक्ष्मता और अभिविन्यास के लिए ताना जाता है। इसे इस तरीके से ऐसे ताना जाता है, इस प्रक्रिया को तानने की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें कि सूक्ष्मता से यानी पतले पतले से तंतुओं के रूप में से ताना जाता है और इन तंतुओं के रूप में अथवा इसको तानने और विशेषताओं में सुधार लाने के लिए पुनः संसाधित किया जाता है। मतलब अब इसे एकीकृत करने के बाद इसमें जो जो परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जैसे इसमें कलर देना है, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो सारा इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित रेशों का वर्गीकरण कीजिए। जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसका क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पुनर्योजित परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा, जिसे हम कहेंगे रीजनरेटेड फाइबर्स, जिसका एग्जाम्पल है रेयॉन, क्यूप्रोमिनियम और विस्कोस। नेक्स्ट है परिवर्तित असंशोधित सेलुलोजिक एसीटेट, जिसमें सेकेंडरी एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। थर्ड है प्रोटीन रेशे, जिसका एग्जाम्पल है अजलान। फोर्थ है गैर सेलुलोजिक सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उसका भी निर्माण मैनमेड फाइबर्स कहलाता है। इसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, जिसमें टेरिलीन, टेरीन, एक्रिलिक, आर्लॉन, कैशमिलॉन, मोडेक्रिलिक और स्पेंडेक्स और रबर, ये 6 प्रकार के रेशे हैं जो कि सिंथेटिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है खनिज रेशे, जिसमें ग्लास, फाइबर ग्लास और मेटेलिक, जिसका एग्जाम्पल है ल्यूरेक्स। तो इस प्रकार से इन मानव निर्मित रेशों को
अपने आवश्यकता अनुसार गुणों में परिवर्तन किया जाता है और इसे हम 5 भागों में बांटते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे नाम आपको याद करने होंगे। ये इसका क्लासिफिकेशन है जिसे कि आपको याद करना होगा, और आप कोशिश करना कि आप बार लिख लिख के याद करें जिससे कि आप उसे भूल ना सकें। नेक्स्ट है सूत किसे कहा जाता है, यान किसे कहते हैं। सूत सर्जिकल कॉटन तकियों रजाइयों में भरने के लिए, मैट्रेस और कुशन के लिए वस्त्र जैसे उत्पादों को छोड़कर रेशों के रूप में उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पादों के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब इसके अंतर्गत अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो सर्जिकल कॉटन होती है जिसे कि मेडिकल रूप में यूज किया जाता है, तकियों में रजाइयों में भरने के लिए कॉटन का यूज किया जाता है। इसके अलावा वस्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो हमेशा उपभोक्ता उत्पादों के लिए ही नहीं किया जाता। यह रेशे को हमेशा आसपास उपलब्ध कपड़ों के में परिवर्तन करने के लिए उन्हें बटने की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ कपड़े जैसे फेल्ट्स अथवा बिना बुने कपड़े ऐसे हैं जिन्हें सीधे रेशों से बनाया जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे मध्यम चरण में संसाधित किए जाते हैं जिन्हें सूत कहा जाता है। देखो, पहले मैंने इसमें 3 पिक्चर्स इंक्लूड की है। पहले के टाइम में इस तरीके से बनाया जाता था, जैसे कॉटन लिया उसको फिर उसे इस इक्विपमेंट के द्वारा इसमें धागा बनाया जाता था, यानी कि सूत का निर्माण किया जाता था, और इस प्रकार से फिर उसे एकत्रित कर लिया जाता था। उसके बाद चरखे से सूत निर्माण की प्रक्रिया की जाने लगी, और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे उसके बाद अब मशीनों से सूत बड़े और औद्योगिक स्तर पर भी तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रक्रिया होती है वो बटने की प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा, हम कॉटन लेते हैं और उसकी बटाई की जाती है। जबकि कुछ कपड़े जैसे फेल्ट्स अथवा बिना बुने कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे रेशों से बनाया जाता है। अब इसका देखो, बिना बुने हुए कपड़े का क्या एग्जांपल है, जैसे टॉवल्स वगैरह होते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा उसके अंदर जो रेशे होते हैं ना, जो मतलब बचे हुए रेशे होते हैं और फाइन क्वालिटी के भी जो रेशे होते हैं, दोनों प्रकार के रेशों का उपयोग किया जाता है। उन्हें हाई टेम्परेचर के द्वारा ताप के और दबाव के साथ उसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो उसमें बुनने की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इस प्रकार के कपड़ों को बिना बुने हुए कपड़े कहते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे मध्यम चरण में संसाधित किए जाते हैं जिन्हें सूत कहा जाता है। अब यहाँ पे सूत की डेफिनेशन है कि तंतु के समूह को ऐंठन देने पर प्राप्त होने वाले धागे को सूत कहा जाता है। जैसे ये तंतुओं का समूह है, यहाँ पे तंतुओं का समूह है और उसको ऐंठन दी जाती है, मोड़ा जाता है, बटा जाता है, और उसके बाद से सूत तैयार किया जाता है, यानी कि धागा तैयार किया जाता है। तो तंतुओं का एक समूह होता है जिसमें ऐंठन देने की प्रक्रिया की जाती है, और उससे क्या प्राप्त होता है, सूत प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख लें कि सूत किसे कहते हैं। तो तंतुओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें ऐंठन दी जाती है, और ऐंठन देने के पश्चात ऐंठन देने पर प्राप्त होने वाले धागे को सूत कहा जाता है। सूत को वस्त्र रेशे फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के साथ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त है। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था स्टेपल यान और फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था जो स्टेपल यान होते हैं वो छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनसे तैयार किया जाता है, और जो फिलामेंट होते हैं वो बड़े बड़े रेशों से तैयार किया जाता है और उन्हें बटा जाता है। तो यहाँ पे आप दोबारा से याद करें कि फिलामेंट और जो स्टेपल यार्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से धागा तैयार किया जाता है, रेशों को बटा जाता है, और हमने वहां पे भी पढ़ा था पार्ट 1 में कि जो फिलामेंट्स है उनसे बहुत फाइन क्वालिटी का कपड़ा बनता है। उन जो धागे तैयार किए जाते हैं और उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है, और इस प्रकार बुनाई की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि सूत किसे कहते हैं। तो तंतुओं का वह समूह जिसमें ऐंठन दी जाती है और उससे धागा प्राप्त किया जाता है जिसे हम सूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूत
संस्करण की प्रक्रिया को समझाइए या कताई किसे कहते हैं और उसके प्रत्येक चरण का वर्णन कीजिए। कि यार्न प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि प्राकृतिक स्टेपल रेशे से सूत को संसाधित करने को कताई कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेशा होता है उसकी कताई की जाती है, उसको व्यवस्थित किया जाता है और उसको संसाधित करना यानी कि उसको फिनिशिंग दी जाती है। तो इस प्रक्रिया में पहला स्टेप है सफाई करना यानी क्लीनिंग करना। प्राकृतिक रेशों में जो जो भी हमें प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे कि रुई के अंदर कपास में बीज और पत्तियां होती है, टहनियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हटाया जाता है और रेशों से अलग किया जाता है। और लैप्स ढीले रेशों को रोल्ड शीट में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब सेकंड प्रोसेस है पूनी बनाना। लैप्स को खोला जाता है, जो शीट्स के रूप में तैयार हुई है उसे खोला जाता है और उसे सीधा किया जाता है। सीधा करने के बाद इसे कार्डिंग और कॉम्बिंग किया जाता है यानी कि झाड़ा जाता है और इसे कार्डिंग प्रोसेस किया जाता है। यह प्रक्रिया बालों में कंघी करने अथवा उन पर ब्रश करने के समान होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे कि ये जो शीट के फॉर्म में थे उसके बाद इन्हें अलग कर लिया जाता है और उसको अब उसमें कॉम्बिंग प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक रेशा अलग अलग हो जाए। यह प्रक्रिया बालों में कंघी करने जैसे होती है, जैसे हम बाल में कंघी करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी रेशों को अलग अलग करने के लिए कॉम्बिंग किया जाता है। कार्डिंग में रेशों को अलग अलग किया जाता है और उन्हें सीधा एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कार्डिंग किसे कहते हैं और कॉम्बिंग किसे कहते हैं। तो अगर आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि कार्डिंग में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें रेशों को अलग अलग किया जाता है और उन्हें सीधा एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। तो वह कौन सा प्रोसेस है? वो कार्डिंग का प्रोसेस है। बेहतरीन कपड़े के लिए लैप्स की धुनाई के बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है। पहले इसे सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, समांतर रूप से रखा जाता है और उसके बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है। जैसे बालों में कंघी की जाती है, बालों में कॉम्ब किया जाता है और बालों को सही किया जाता है, वैसे ही रेशों में भी कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया से छोटी मोटी अशुद्धियां और छोटे मोटे रेशे दूर हो जाते हैं और इसके बाद लैप को कीप के आकार के यंत्र से निकाला जाता है, जिससे उसकी पूनी बनाने में सहायता मिलती है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे कीप के समान संरचना है। यहाँ पे कॉम्बिंग प्रोसेस हुआ, उसके बाद इसमें से निकाला गया और उसके बाद यार्न फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे इसे लपेट लिया जाता है, जिसे हम पूनी कहते हैं। पूनी खुले रेशों की रस्सी जैसा ढेर होता है जिसका व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि पूनी का व्यास कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर तक का होता है। तो यहाँ पर हमने यार्न प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज तनुकरण, तानना और बंटना। एट्यूनुएट करना यानी कि तनुकरण करना। तो रेशों को लंबे तंतु में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे तंतु होते हैं इन्हें बटा जाता है और बटने के बाद इसे ये जो बटने की प्रक्रिया होती है, ट्विस्ट लाने की प्रक्रिया होती है, ट्विस्टिंग प्रक्रिया के दौरान लंबे तंतु में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें अपेक्षित आकार में बदले जाने की आवश्यकता होती है और इसे तनुकरण कहा जाता है। समरूपता के लिए कई पुनियों को जोड़ा जाता है। जैसे बहुत सारी ये पुनियां जो बन जाती हैं इन्हें कलर के आधार पर और इनकी आवश्यकता के आधार पर इन्हें मिक्स किया जाता है। जैसे कॉट्स वूल का अगर सूत तैयार करना होता है तो उसमें कॉटन और ऊन की आवश्यकता होती है। तो इस चरण में विभिन्न रेशों की पुनियों को एक साथ जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली पुनी भी मूल पुनी होने के समान आकार की हो जाती है। तानने के पश्चात पुनी को रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां अब इसे तनु किया जाता है जब तक यह अपने मूल व्यास यानी 1/4 और 1/8 के माप में नहीं हो जाती है। इनका अपना एक साइज होता है, उसे उस साइज में लाया जाता है। रेशों को जोड़े रखने के लिए इन्हें बटा जाता है, यानी कि रेशों के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनमें ट्विस्ट लाया जाता है और ट्विस्ट लाके उसे रेशों के रूप में परिवर्तित
यान के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ये रेशे होते हैं, इनको आपस में जोड़ा जाता है और उसे बटा जाता है। बटने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, धागे में परिवर्तित हो जाता है और धागे से कपड़े का निर्माण होता है। अगला चरण कताई है। इसमें तंतु को सूत के रूप में अंतिम आकार दिया जाता है। इसे अपेक्षित शुद्धता के लिए फैलाया जाता है और वांछित मात्रा में गूंथा जाता है और शंकु कोण पर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के कोण होते हैं जिनके ऊपर की इनको लपेट दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सभी विनिर्मित रेशों को पहले तंतु के रूप में तैयार किया जाता है। एक तंतु से भी सूत बनाया जा सकता है। यह बहुत सारे तंतुओं को मिलाकर उन्हें गूंथ कर एक सूत बनाया जाता है। तंतु को स्टेपल लंबाई के रेशों में काटना भी संभव है। तत्पश्चात इनकी कताई की जाती है, जैसा कि प्राकृतिक रेशों में किया जाता है, और इसे काता हुआ सूत यानी स्पिन कहा जाता है। जब मिश्रित कपड़ा सम्मिश्रित की आवश्यकता होती है, जैसे टेरिकोट, टेरीन और सूती, अथवा टेरी वूल जिसमें टेरीन और ऊन, पॉलीकोट, रेयॉन और सूती, तब स्टेपल लंबाई के रेशों की भी आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार के फैब्रिक की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के कपड़ों की हमें आवश्यकता होती है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार से उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कॉट्स वूल है तो उसमें कॉटन और वूल का, कॉट सिल्क है तो इसमें एक जो रेशा है वो कॉटन का होगा और एक रेशा सिल्क का होगा। इस प्रकार रेशों को ट्विस्ट किया जाता है, गूंथा जाता है और अलग अलग प्रकार से उन्हें उनके सूत तैयार किए जाते हैं, यान तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, यान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है सूत संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपने धागे की रीलों के लेबल पर कुछ, अब जब भी आप मार्केट जाएंगे और आप रील खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पेपर चिपका होता है। उस पेपर के ऊपर अलग अलग साइज होते हैं, जिसमें कि 20, 30, 40 आदि आपने देखे होंगे। और जितना ज्यादा अधिक संख्या वाला होगा, जितना ज्यादा नंबर होंगे, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की वो रील होती है। रेशे के बाहर और इससे बनाए गए सूत की लंबाई के बीच में निश्चित संबंध है, इसे सूत संख्या कहा जाता है, जो कि सूत की बेहतरीन सूचक है। सूत की बटे यानी कि ट्विस्ट, जब रेशों को सूत में बदला जाता है तो रेशों को साथ जोड़ने के लिए बटे बनाई जाती है। आप अब देख रहे होंगे कि इसमें इसे बटा जाता है। जैसे आपने देखा कि हम बालों में जब चोटी बनाते हैं तो हम उसमें गूंथते हैं ना, उसको बटते हैं, उसके 3 पार्ट कर लेते हैं और उसमें एक के ऊपर एक पार्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि चोटी बन जाती है। वैसे ही फाइबर के अंदर भी जो तंतु होते हैं उनको बटा जाता है, बटने की प्रक्रिया होती है, ट्विस्ट दिए जाते हैं और ये इसे क्या कहते हैं, ट्विस्ट प्रति इंच कहा जाता है, टीपीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि टीपीआई किसे कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं, ट्विस्ट प्रति इंच को हम टीपीआई कहते हैं। ढीले हुए, मुलायम और अधिक चमकीले होते हैं, जबकि कसकर बटे सूत में लकीरें होती है, जैसे जीन्स की डेनिम सामग्री। अब आप जीन्स पहनते हैं तो आप जीन्स के फैब्रिक को ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही सटे हुए होते हैं, कसे हुए सूत होते हैं। जबकि आप कॉटन के दुपट्टे को देखेंगे तो उसके जो सूत होते हैं, उसका जो धागा होता है वो ढीला होता है, ठीक है। उसमें पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे कि गर्मी के दिनों में वो इजीली यूज किया जाता है और वो हमारा पसीना सोखता है। पर जीन्स के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल कस कर बटाई की हुई होती है, बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इसे हम क्या कहते हैं, इस सूत के बटने की प्रक्रिया है, इसे हम टीपीआई यानी कि ट्विस्ट प्रति इंच कहते हैं। सूत और धागा समान होते हैं। यह सूत शब्द अक्सर कपड़े की विनिर्माण के प्रयोग में किया जाता है, जबकि धागा वह उत्पाद है जिसमें कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सूत और धागे में अंतर
अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सूत शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कपड़ों के विनिर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है, जबकि जो धागा है उसका उपयोग कपड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हम कपड़ों को जोड़ते हैं, सिलते हैं तो धागों का उपयोग करते हैं ना, तो उसे हम धागा कहते हैं। अब इसके अंदर जैसे दो कलर के धागों का उपयोग किया जाता है तो उसे टू प्लाई। तीन प्रकार के आप देखेंगे इसमें तीन कलर नजर आ रहे हैं, व्हाइट कलर, डार्क ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर, तो उसे हम थ्री प्लाई कहेंगे। ऐसे ही फोर प्लाई का धागा, इस प्रकार से जितने ज्यादा धागों को मिलके बटा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, उसी प्रकार से उनकी प्लाई बनती है, तो उन्हें टू प्लाई, थ्री प्लाई और फोर प्लाई यार्न कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कपड़े के निर्माण यानी फैब्रिक प्रोडक्शन की विधियों का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि जो कपड़ा बनाने की विधियां हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीधे रेशों से बनाए जाने वाले कपड़े। देखो स्टूडेंट्स, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसमें कोई बुनाई प्रक्रिया नहीं की जा रही है। जिस प्रकार से रेशे हैं उनका सीधा यूज करके उनसे कपड़ा बनाया जा रहा है। सेकंड है सूत से बने कपड़े। अब जो इसमें तो सीधे रेशों से ही बनाए जा रहे हैं। इसमें पहले सूत यानी कि यार्न बनाया गया है, धागा बनाया गया है और धागे के बाद प्रक्रियाएं शुरू हुई है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम लोग फैब्रिक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कपड़ा निर्माण की विधियां, जिसे दो भागों में बांटा है। पहला है सीधे रेशों से बनाए जाने वाले कपड़े, मतलब रेशे हैं, अब इससे धागे नहीं बने, रेशों से ही सीधा दबाव और ताप के प्रभाव से कपड़ा तैयार किया जाता है। और दूसरा है सूत से बने कपड़े, सूत यानी यार्न, धागे से बनाए जाने वाले कपड़े, यानी पहले रेशों को धागों में कन्वर्ट किया और धागों से फिर कपड़े बनाए गए। अब जो सीधे रेशों से बनाए जाने वाले कपड़े हैं उसे दो भागों में बांटा, फेल्ट्स और बिना बुने हुए कपड़े, और दूसरा बॉन्डेड फाइबर्स कपड़े। इसमें क्या होता है कि फेल्ट्स यानी कि इस प्रक्रिया में इसका मतलब है कि जो रेशे हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है? ताप के प्रभाव से और दबाव के प्रभाव से रेशों को इस तरीके से लेयर्स में अरेंज किया जाता है, और लेयर्स में अरेंज करने के बाद उनको एक शेप दे दी जाती है। पहले इनको ताप और दाब के द्वारा इस तरीके से आपस में जोड़ दिया जाता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, खुलते नहीं हैं, और थोड़े समय बाद उसमें आपस में आवश्यकता अनुसार उसको शेप में काट लिया जाता है, जिस प्रकार का कपड़ा चाहिए होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो फुटमेट्स है और जो कारपेट्स है वो इस विधि से बनाए जाते हैं। दूसरा है बॉन्डिंग या बॉन्डेड फाइबर्स वाले कपड़े। ये जो बॉन्डेड कपड़े होते हैं इसके अंदर यह एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे वाले तंतु और रासायनिक रेशों को आपस में मिला दिया जाता है। अब प्राकृतिक तंतु वाले जैसे कपास, ऊन, रेयॉन आदि को गर्म करके, और रासायनिक रेशो जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि के साथ स्थायी रूप से बांध दिया जाता है, स्थायी रूप से उसको जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइबर वाले कपड़े कहते हैं। नेक्स्ट है सूत से बने कपड़े। अब इसके अंदर हमने रेशों से धागा बनाया और धागों से 5 प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है। पहला है बुनाई, जिसे वीविंग कहते हैं। फिर है निटिंग यानी कि ऊन से बुनाई करना। आप सब जानते हो कि हमारे जो कपड़े हैं उसमें वीविंग प्रक्रिया होती है, बुनाई की प्रक्रिया होती है, और सर्दियों में जो हम कपड़े ऊन के यूज करते हैं उसमें ऊन से बुनाई की जाती है, निटिंग प्रक्रिया की जाती है। और थर्ड है गूंथने की प्रक्रिया, बेंडिंग मेथड, जिसमें गूंथा जाता है। फिर है नेट और जाल, बहुत सारे नेट्स बनाए जाते हैं, और लेसेस जो कि हमारे कपड़ों के किनारों पे लगाई जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोबारा से समझ लेना कि कपड़ों को दो विधियों से बनाया जाता है, सीधे रेशों का उपयोग करके और धागे के द्वारा बनाया जाने वाला। फिर सीधे रेशों से बनाने के लिए दो भागों में बांटा, और धागे से बनाने में हमने इसे 5 भागों में इसको क्लासिफाई किया। स्टूडेंट्स, अब
हम बुनाई प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है, बुनाई प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या वीविंग प्रोसेस किसे कहते हैं। बुनाई यह वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है जिसका उपयोग आरंभ में चटाई या टोकरियां बनाने के लिए किया जाता था। तो पहले जब चटाई और टोकरियां बनाई जाती थी तो उसे आपस में गूंथा जाता था, एक दूसरे के अंदर गूंथ के बनाया जाता था, और उसी प्रक्रिया से बुनाई की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, बुने हुए कपड़े में सूत के 2 सेटों का उपयोग किया जाता है जिन्हें समकोण पर एक दूसरे में अंतर्ग्रथित किया जाता है। इसे करधा मशीनों पर किया जाता है। देखो 2 सेट क्या हो गए, एक सेट तो इस प्रकार से तना जाता है, लंबाई में तना जाता है, और दूसरा सेट जो लिया जाता है उसको यहाँ पे रखा जाता है जिससे कि फिलिंग करने के काम में आता है। यानी कि बुनाई प्रक्रिया में हमने 2 सेट लिए, एक लंबाई के लिए लिया और एक चौड़ाई के लिए लिया। अब ये इसका यहाँ पे ये करधा मशीनें हैं जिनका उपयोग करके बुनाई प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ताना किसे कहते हैं और बाना किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, ताना यानी कि इसमें तनने का प्रोसेस होता है, यानी कि इसे ताना जाता है, इस तरीके से लंबाई में ताना जाता है, इसे हम ताना कहते हैं। सूत के एक सेट को करधे पर लगाया जाता है जो बुने जाने वाले कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करता है, इसे ताना सूत कहा जाता है। जैसे ये लंबाई में जो धागे सेट करके रखे जाते हैं पहले से ही, इसे हम ताना कहते हैं। तत्पश्चात दूसरे सूत को पूरक यानी फिलिंग सूट कहा जाता है, फिलिंग यान कहा जाता है। इसे अब भरने का काम किया जाता है। देखो जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ताना है, और अब यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का थ्रेड लिया जाता है, यान लिया जाता है, जिससे कि इसको भरा जाता है। आपके घर में आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अगर चारपाई बनाते हैं तो वो इसी प्रक्रिया से बनाते हैं, जिसमें जो प्लास्टिक की का यूज करके चारपाई बनाई जाती है। तो उसमें जैसे चकोर चारपाई का फ्रेम होता है, उसमें पहले तान दिया जाता है और उसके बाद उसे फिल किया जाता है। ऐसा ही कपड़े की बुनाई में भी किया जाता है। इसमें साधारण अंतर्ग्रथित वह है जब पूरक सूत एकांतर रूप से एक पंक्ति में ताना सूत के ऊपर और नीचे से निकाला जाता है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे ये तान लिया जाता है, पहले लंबाई में तान लिया जाता है, फिर एक धागा लिया, उसको नीचे से निकाला, फिर दूसरा ऊपर से निकाला, फिर तीसरा नीचे से निकाला, फिर ऊपर लिया। तो इस प्रकार एक शेप तैयार होती जाती है। इसमें हम ये जो ताने की संख्या जो कि छोड़ रहे हैं, एक छोड़ा, पहले में एक छोड़ा, दूसरे में हम इसको विपरीत तरीके से लेते हैं। दूसरी पंक्ति जब तैयार की जाती है तो उलट हो जाती है। पूर्व सूत को ताना सूत की भिन्न संख्या के रूप में संख्या के ऊपर और नीचे एक निर्दिष्ट क्रम में निकालकर डिजाइन बनाए जाते हैं। करधे और करधे से जुड़े डोबी और जैक्वार्ड जैसे अटैचमेंट से प्रतीकात्मक डिजाइन बनाने में सहायता मिलती है। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिजाइन्स बनाई जा सकती है। अब मैं इस लाइन को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो पहले जब फर्स्ट लाइन की तो हमने फर्स्ट लिया, सेकंड छोड़ दिया, यानी कि पहले लाइन में हमने सेकंड, फोर्थ, 6, 8, 10 इनको छोड़ा। जब सेकंड लाइन लेंगे उसके अंदर हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9 इस प्रकार से हम छोड़ते चले जाएंगे। तो एक शेप तैयार हो जाती है और हम इसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स का भी यूज करके अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि ताना और पूरक सूत के लिए अलग अलग रंगों के सूत का प्रयोग करके डिजाइन और स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ डिजाइनों में अतिरिक्त सूत का उपयोग किया जाता है जो ताना और पूरक सूत के समांतर चलता है। इसे बुनाई के दौरान लूप में छोड़ दिया जाता है। जैसे अतिरिक्त सूत कैसे, जैसे दो तो इस प्रकार से यूज किए जा रहे हैं, एक लंबाई का धागा और एक चौड़ाई का धागा। इसमें एक तीसरा धागा भी लिया जा सकता है जिसमें डिजाइन डाल दी जाती है और उसके बाद उसको या तो धागों के रूप में छोड़ के ऊपर से उसकी कटाई कर दी जाती है या उसे काट दिया जाता है जिससे कि धागे वापस से खुले ना। अब इसमें भी मैंने स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन बनाए हैं। ग्रेन किसे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्वेज या किनारा किसे कहते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है बुनाई प्रक्रिया के दौरान विभिन्न डिजाइनों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन समझाती हूँ। ग्रेन किसे कहते हैं, सबसे पहले ग्रेन बने हुए कपड़े में कपड़े की दिशा को ग्रेन कहते हैं
कि कपड़ा कौन सी डायरेक्शन में तैयार किया जाता है, इसे ग्रेन कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेन किसे कहते हैं, तो सूत की दिशा को ग्रेन कहते हैं। ताना सूत की लंबाई के ग्रेन की ओर और बाना किनारे की ओर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले पूरक सूत चौड़ाई के ग्रेन और अथवा वेट बाना की ओर जाता है। पूरक सूत किसे कहते हैं, जो ये फिलिंग यान होता है जिसे इसे फिल किया जाता है, इसे हम पूरक यानी कि फिल करना कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ताना, और जो इस तरीके से बनाया जाता है इसे हम कहते हैं बाना। स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप दो प्रकार की शीट, दो कलर की शीट ले लें, जैसे एक रेड और एक ग्रीन कलर की शीट ले ली, इसे 2x2 की शेप में काट लें, एक को काट लें, और जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर की शीट है उसको ये बीच बीच में से ऐसे काट लिया, स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट लिया, ठीक है। अब इसको किनारे से नहीं काटना है, ठीक है, आपको किनारे इसके जो है उसको वैसा ही रखना है, बस बीच में से आप इसे ब्लेड या कैंची से काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक, ये तो आपका रेड कलर का हो गया। अब आपको फिलिंग यान बनाने के लिए ऐसी स्ट्रिप्स काटनी है जिसे कि आप ग्रीन कलर में काट लें। तो आप लंबाई में कुछ पंक्तियां काट लें और अब इसे बनाना स्टार्ट करें। बहुत सुंदर अलग अलग डिजाइन बना सकते हो स्टूडेंट्स आप इसमें। जैसे आपने पहला नीचे से लिया और फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर दोबारा से नीचे से लेके ऊपर आए, तो ऐसे ये डिजाइन बनती चली जाएगी। अब इसमें अलग अलग डिजाइन कैसे बनेगी, जैसे एक बार आपने एक नंबर छोड़ दिया, दूसरी बार में आप दो छोड़ दें, तीसरी बार में 3 ब्लॉक्स छोड़ देंगे। जैसे पहले में आप इस डायग्राम में देखेंगे तो, सॉरी इस पिक्चर में देखेंगे तो फर्स्ट आपने छोड़ दिया, सेकंड ले लिया, फिर उसमें 3 स्टेप्स छोड़ दिए, फिर एक लिया, फिर 3 छोड़ दिए, एक लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग सी डिजाइन बन जाएगी। इसे हम सादी बुनाई कहते हैं और इसे हम ट्विल बुनाई कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से अलग अलग कलर्स का यूज करके, अलग अलग धागों का यूज करके हम डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं और बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें एक और डेफिनेशन है, सेल्वेज या किनारा किसे कहते हैं। बुने हुए कपड़े की लंबाई और चौड़ाई सेल्वेज या किनारा कहा जाता है। अब ये जो किनारा आ जाता है ना इसका, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्वेज या किनारा कहते हैं। किनारे की ओर कपड़ा सबसे मजबूत होता है। आपने देखा होगा अगर आप हाथ से किनारे से कपड़े को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं फटेगा, वो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। अगर यह किनारा पट्टी नहीं होगी तो कपड़े के जो रेशे हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए यह किनारा या सेल्वेज पट्टी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने ताना किसे कहते हैं, बाना या फिलिंग यान किसे कहते हैं, ग्रेन किसे कहते हैं और किनारा या सेल्वेज किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट है, ऊन की बुनाई या निटिंग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सूत के कम से कम एक सेट की इंटरपूलिंग को निटिंग या बुनाई कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में अपनी मदर को या दादी जी को ये बुनाई करते हुए देखा होगा, स्वेटर्स बनाते हुए देखा होगा। सर्दियों के दिनों में हम स्वेटर, मफलर, स्कार्फ्स, सॉक्स आदि का यूज करते हैं, वुलन का यूज करते हैं। तो ये घर पे भी बनाए जाते हैं। इसमें जब सिंपल बनाया जाता है तो हम सिर्फ 2 सिलाइयों का यूज करते हैं, और अगर यह प्रक्रिया गोलाई में अगर हमें शेप चाहिए होती है तो हम 4 सिलाइयों का उपयोग करते हैं, ठीक है। मशीन पर निटिंग की जाती है। अब जैसे ये हाथ से की जाती है वैसे ही ये मशीन के द्वारा भी की जाती है। इसमें इसी प्रकार ताना होता है, और जो लंबाई में धागा चलता है उसे ताना कहते हैं, और जो चौड़ाई में धागा चलता है उसे हम बाना कहते हैं। सामग्री की चौड़ाई के साथ सूत आगे बढ़ता है और इसलिए इसे पूरक सूत या वेफ्ट निटिंग कहा जाता है। निटिंग की इस विधि का प्रयोग उन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें बनाते हुए आकार दिया जाता है। औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली निटिंग मशीनें बुनाई वाले करधे की तरह होती है। उनमें सूत का सेट मशीन पर फिट किया जाता है, फिर सूत के साथ इंटरलूपिंग की जाती है। यहाँ पे ये इंटरलूपिंग का प्रोसेस होता है, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और समय समय पर इसे दबाव देके इसे सेट कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स बना के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
तो इसमें बड़े स्तर पर जब बनाना होता है तो हम मशीनों का उपयोग करते हैं, और घर पे जब बनाते हैं तो हम इस प्रकार से सलाइयों का और ऊन का उपयोग करके इसे बना सकते हैं। इससे सतत लंबाई वाली सामग्री बनाई जाती है जिसे काट कर सिला जाता है। मतलब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो इसकी कटाई काट लिया जाता है किनारों से, और उसके बाद उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे कि बाजू को जोड़ दिया जाता है, गले को जोड़ दिया जाता है, अलग अलग बना लिए जाते हैं और फिर उन्हें जोड़ के पूरा वस्त्र तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों को गूंथने की प्रक्रिया को समझाइए। कपड़ों को गूंथने की प्रक्रिया है तो गूंथे गए कपड़ों की सतह विकीर्ण रूप में होती है और इन्हें 3 या अधिक सूत को गूंथ कर बनाया जाता है। यानी इसमें दो तीन सूतों को का यूज किया जाता है और उन्हें आपस में गूंथा जाता है, जो एक स्थान से आरंभ होती है और अंतर्ग्रथित होने से पूर्व समांतर होती है। जैसे जूते के फीते, रस्सियों में आपने देखा होगा, आप उसका एक किनारा अगर खोल देंगे तो वो पूरी खुल जाएगी थोड़े समय में। तारों के लिए रोधन और झालर जैसी वस्तुओं को ब्रांड यानी वेणी दिखाई देती है। यानी कि इसमें गूंथने की प्रक्रिया की जाती है। इसका आप छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हम चोटी बनाते हैं अपने बालों की, तो उसमें भी हम गूंथने की प्रक्रिया करते हैं और इसमें बहुत सारी डिजाइन बना के हम अलग अलग तरीके से उसको गूंथ सकते हैं। फिर है नेट और जाल। यह खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें सूतों के बीच में बड़े ज्यामितीय अंतराल होते हैं। इन्हें हाथ या मशीन से सूत में आपस में गांठ बांध कर इंटरनेटिंग करके बनाया जाता है। जो नेट्स मार्केट में अवेलेबल होती है और जाल होते हैं उनको बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें भी नेट यूज होती है, उसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें छोटी छोटी सी गांठें भी नजर आती है जिनका उपयोग करके जाल बनाया जाता है। नेक्स्ट है लेसें। इसमें सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिजाइन होते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी सी डिजाइन होती हैं जिसमें कि सूत का उपयोग करके इसका बनाया जाता है। यह सूत बंटने, आर पार बुनाई और गांठ बांधने, निटिंग की प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण का उत्पाद है। तो इसमें इस जो सूत होता है इसके जाल बना लिए जाते हैं और इनको आपस में बटा जाता है। इनको अलग अलग कलर्स का उपयोग करके और अलग अलग डिजाइन्स का उपयोग करके इनको आपस में बटा जाता है, जिसे हम लेसेस कहते हैं। ये जो लेसें होती है ये चुन्नी के किनारे में, सूट के किनारे में लगा के इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो 5 भागों में इसे बांटा था, पांचों का वर्णन कर लिया, जिसमें बुनाई प्रक्रिया और ऊन की बुनाई करना, विविंग करना और कपड़ों को गूंथने की प्रक्रिया, नेट और जाल और लेसेस, इसके बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड खत्म हो जाता है। अब मैं आपके लिए पार्ट थर्ड लेके आऊंगी। आप लोग जल्दी ना करें कि जल्दी बनाएं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। अब आप इसके नोट्स बनाएं और इसे याद करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना प्लीज ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। Thank you, students. Thank you very much.